हेलो एंड वेलकम टू वीकली टाइम्स। मैं मृणाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये 1857 बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो पार्ट 2 लाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे जो प्रश्न, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होता है कि क्या यह एक फ्रीडम स्ट्रगल था या फिर एक सैनिक विद्रोह। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं कि क्या ये एक फ्रीडम स्ट्रगल था या बस एक सैनिक विद्रोह ही था। वैसे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्रोह के कुछ कारण एंड विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन की जो आंसर है, आपकी क्या थिंकिंग है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये एक फ्रीडम स्ट्रगल था या फिर एक सैनिक विद्रोह। बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस थे उनके अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस थे, लेकिन एक वेल नोन पर्सनैलिटी जो है जिनका नाम है बी.डी. सावरकर, उन्होंने अपनी जो बुक है 1857 रिवॉल्ट, उसमें इसे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। मतलब उनका कहना ये था कि ये बस एक सिपाही विद्रोह तक ही सीमित नहीं है, इसके लिए जो है इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये लड़ाई सिर्फ सिपाही विद्रोह तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे विद्रोह क्रांति की जो शुरुआत हुई वो क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, इनके बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे दो रीजंस थे इनके पीछे। इसका पहला रीज़न था कुछ दीर्घकालीन कारण थे और कुछ तत्कालीन कारण थे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के कुछ दीर्घकालीन कारण के बारे में। और इसके लिए हम लोग जो है 1857 में, आपको पता होगा कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिन, एंड इनसे पहले जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो थे डलहौजी। तो हम लोग 1857 से पहले कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसके कारण यहाँ पे जो है क्रांति जो है पनपी थी मन में लोगों के बीच। तो बात करते हैं हम लोग, इससे पहले आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे उनकी फ़ोटो है। और ये 1848 में इंडिया आए थे और 1856 तक इनका जो कार्यकाल था, वो टेन्योर था, वो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कुछ ऐसे नियम थे जिनका प्रभाव सीधे तौर पर भारत के लोगों पे पड़ा था। इस नियम क्या थे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीज़न था यहाँ पे वो था पॉलिटिकल रीज़न, जिसे हम लोग राजनीतिक कारण भी कहते हैं। और इसमें दो ऐसे नियम थे जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो इंडियन लोगों पे पड़ा था, जिसमें कि सबसे पहला था यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम लोग व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। और आप कह सकते हैं इसे हड़प नीति भी इसे कहा जाना चाहिए। बेसिकली इसे कहा जाता था हड़प नीति ही। और दूसरा था यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, जिसे विस्तारवाद की नीति कहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन करने का जो काम था वो डलहौजी ने इसके तहत किया था। इस नीति के तहत किसी भी रियासत के राजा को अपने दत्तक पुत्र, जिसे हम लोग एडॉप्टेड चाइल्ड कहते थे, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अगर आपकी अपनी संतान नहीं है, काफ़ी सारे इस टाइम ऐसे राजा थे जिनकी अपनी संतानें नहीं थी उस वक्त, और वो जो है एडॉप्टेड चाइल्ड को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या कहा गया कि आप ऐसे चाहे बच्चे को अपना जो उत्तराधिकारी है वो घोषित नहीं कर सकते हैं। और इस नीति से बहुत से देसी रियासत और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन किया गया था बेसिकली। और काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसे इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे हड़प नीति भी कहा जाता था। और इस नीति के कारण भारतीय राजाओं और ब्रिटिश हुकूमत के भी भारी असंतोष जाहिर की गई थी। आप सोच सकते हैं कि अगर जो आपकी पूर्वजों से चली आ रही रीति है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट उस टाइप की जो थिंकिंग थी वो अब ख़त्म हो गई थी। क्योंकि जो भी आपकी उत्तराधिकारी जिसे आप घोषित करना चाहते थे, अगर वो आपका एक्चुअल बेटा या बेटी नहीं है तो आपको उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का जो अधिकार था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था इस नीति के तहत। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का मानना ये भी था कि जो ईस्टर्न कल्चर है, जिसे आप पूर्वी शासन कहते हैं, उसके बजाय जो पश्चिमी शासन है, जिसे आप वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन या कल्चर जो भी कह लो, वो जितना संभव हो सके यहाँ भारत में लागू करना चाहिए। इससे भारतीय लोगों के मन में एक डर भी बैठ गया कि धीरे धीरे यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर का विस्तार स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इस नीति के तहत जो है सबसे पहला राज्य जो है वो सतारा था, जिसे यहाँ पे विलय कर लिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया था।
देख सकते हैं 1848 में यहाँ पे सतारा जो राज्य है उसे अपने अधीन किया गया। उसके बाद यहाँ पे संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी के बारे में आप सभी आई नो कि जानते ही होंगे। झांसी के बारे में काफ़ी ये हमेशा चर्चा में ही रहता है ये टॉपिक। तो बेसिकली जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इनके बारे में जानते होंगे। उसके बाद जो है नागपुर था, और एट द लास्ट यहाँ 1856 में अवध को यहाँ पे विलय कर लिया गया था। अवध काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अजीब सी स्टोरी है अवध की। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था वाजिद अली शाह, और यहाँ पे इनको जो है कह सकते हैं कि एक तरह से जो कुशासन के आधार पे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार में इनकी जो साम्राज्य थी उसे विलय कर लिया गया और इन्हें कलकत्ता भेज दिया पेंशन धारी के रूप में। आप देख सकते हैं अवध के जो शासक थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। और ऐसा नहीं है कि जो अवध के शासक थे उनका यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई वंशज नहीं था या इनकी कोई फैमिली नहीं थी। यहाँ पे इनके बेटे भी थे और इनकी वाइफ भी थी। इन्हीं के बेटे का नाम था बिरजिस कादर, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस काउज के बारे में, जिसे हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारण भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ भारतीयों के साथ यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक व्यवहार करना शुरू कर दिया जाता है। बेसिकली जो इंडियंस हैं उनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि भारत में तेज़ी से फैल रही जो पश्चिमी सभ्यता थी, जिसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर कहते थे, इसके वजह से भारत के बहुत बड़े वर्ग में ये चिंता फैल गई कि धीरे धीरे करके जो हमारी भारतीय रीति रिवाज है इसे जो है वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर देगी। यहाँ पे बात करें तो अंग्रेजों के रहन सहन एवं अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार के असर भारतीय की सामाजिक मान्यताओं पर भी पड़ने लगा था। धीरे धीरे आप जानते हैं कि किसी की भी सामाजिक तथा जो ऐतिहासिक मान्यताएं होती है वो उसके लेकर के काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो इसी तरह से भारतीयों को भी ये लगने लगा कि धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूरे भारत में फैल जाएगी और हमारी जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी, बल्कि जो भारतीय नॉर्मल जो अपने धर्म किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे उनकी पदोन्नति नहीं की जाती थी। तो इसको भी लेके एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है भारतीयों के बीच फैल गई। भारत के लोगों को यह भी संदेह होने लगा कि अंग्रेजी से जो अंग्रेज हैं बेसिकली वो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पे एक और जो काफ़ी इसे मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा स्टेप था अंग्रेज़ों के द्वारा, बट उस टाइम के लिए शायद ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो प्रथा है उसे समाप्त कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून व्यवस्था सामाजिक संरचना के लिए खतरा मानने जाने लगा। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि आपको पता होगा कि कैनिन ने यहाँ पे जो सती प्रथा है और कन्या भ्रूण हत्या और विधवा पुनर्विवाह जैसे जो चीज़ें हैं उन्हें वैध बनाने के लिए कानून लाया था। और इससे मतलब भारतीय लोगों को यह लगने लगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो है हमारी सामाजिक तथा अंदरूनी जो मामले होते हैं उसमें जो अंग्रेज है वो हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि पश्चिमी शिक्षा का धीरे धीरे यहाँ पे विस्तार होने वाला था। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, और धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसे भारत में फैलाने का काम मतलब किया जाने लगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिकल रीजंस के बारे में, जिसे हम लोग आर्थिक कारण भी कहते हैं। तो जब भी मैं इकोनॉमिकल रीजंस की बात कहता हूँ तो आपको पता होगा कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो टैक्स के रिलेटेड ही इर्द गिर्द घूमती होगी। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान लगा दिया जाता है, और इस कर वसूली के सख्त तरीक़ों से यहाँ पे जो लोग थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, वो काफ़ी परेशान थे, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी और वो जो ब्रिटिशर्स थे उनसे खासा नाराज़ होते जा रहे थे। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीन जो थी उनके हाथ से निकलती चली जा रही थी। उनका क्या हो रहा था कि उनकी जो खुद की ज़मीन है बाद में वो कर्ज ना चुका पाने के कारण उन्हीं ज़मीन पे वो मजदूरी करते थे एक लेबर के तरह। यहाँ पे क्या हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तु जो थी वो भारत में आने लगी और सस्ते दामों में भारतीय लोग उसे खरीदने लगे। इससे क्या हुआ कि भारत की जो छोटी मोटी उद्योग थी और जो छोटी मोटे यहाँ पे चीज़ें बनती थी उनकी मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे बंद हो गई। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में भी हस्तकला उद्योग काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन ब्रिटेन में यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई उसके बाद वहाँ पे मशीनें में निर्मित होने लगी वस्तुएं
और यहाँ पे बेसिकली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसे पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया, भारतीय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ब्रिटेन में बने कपड़ों द्वारा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मिलिट्री रीजंस के बारे में, जिसे हम लोग सैन्य कारण भी कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन देखा जाने लगा भारतीय सिपाही और ब्रिटिशर सिपाहियों के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सिपाही की बेसिकली यहाँ जो संख्या थी वो थी 87%, लेकिन उन्हें यहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाने लगा, जिससे कि असंतोष यहाँ पे भारतीय सिपाही के बीच जागने लगी और उन्हें उनकी जो नीति थी वो पसंद नहीं आने लगी। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ तत्कालीन कारण के बारे में। जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा दीर्घकालीन कारण के बारे में और हम लोगों ने लॉर्ड डलहौजी की काफ़ी सारी नीतियों के बारे में भी जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तत्कालीन कारण, और इसके लिए आपको सबसे पहले जानना है कि 1856 में यहाँ पे एक नए गवर्नर जो भारत में नियुक्त किए गए उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि 1859 में इन्हें अर्ल की उपाधि दी गई थी। आई नो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि अर्ल क्या होता है। तो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स में आपको पता होगा ब्रिटेन में जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है क्राउन की, और उसके बाद उनका जो बेटा होता है प्रिंस, वो उनकी पोस्ट होती है। और उसके बाद जो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है पोस्ट को वो होता है ड्यूक, मार्क्वेस, अर्ल, विस्काउंट एंड द लास्ट वन इज़ बैरन। तो यहाँ पे जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्हें अर्ल की उपाधि यहाँ पे दी गई थी। तो बेसिकली ये बस एक उपाधि जो टाइटल है वो होती है यहाँ पे इस तरीके की, तो इन्हें जो है अर्ल की टाइटल दी गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की कुछ नीतियों के बारे में, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पनपने के पीछे ये भी एक तत्कालीन कारण माना जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है यहाँ पे हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। यहाँ पे जो हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 है ये पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और जो दूसरी है यहाँ पे वो है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856, और ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके तहत यह कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में कह सकते हैं नौकरी करेगा, सेना की नौकरी करेगा बेसिकली, उसे ज़रूरत पड़ने पे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है और किसी भी तरीके के युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अराइज हुआ था, क्योंकि ये जो है काफ़ी सारे सैनिक जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए जो काम करते थे वो थे ब्राह्मण्स। आपको पता होगा ब्राह्मण्स एक कास्ट होती है इंडियन सोसाइटी में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्राह्मण्स थे जो कि सिपाही के तौर पर काम करते थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए, और उनके लिए ये निषेध था कि वो किसी भी समुद्र को पार करके दूसरे देश जाएं और वहाँ पे कोई भी काम करें, और जिसे हम लोग कह सकते हैं समुद्रों लांघना या फिर सागरों लांघना भी कहा जाता था। तो इस बात को लेकर उनके मन में भी काफ़ी जो असंतोष है वो आई थी, काफ़ी उन्हें बुरा लगा था कि इस तरीके की कोई एक्ट जो है जो पास की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरी चीज़ के बारे में जो कैनिंग ने किया था कि इंडियन पिनल कोड को जो कि ड्राफ्ट किया गया था 1860 में मकैलो के द्वारा, यहाँ पे उसको यहाँ पे उन्होंने लागू किया था 1862 में। आपको पता होगा 1862 उनकी लास्ट ईयर थे, तो इसी 1862 में उन्होंने लागू करवाया था इंडियन पिनल कोड, जिसे ड्राफ्ट किया गया था कह सकते हैं लॉर्ड मैकेले के द्वारा। और एक और जो चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 1857 की जो विद्रोह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि 1857 की जो विद्रोह है वो 29 मार्च 1857 को, डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी जगह यहाँ पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 29 मार्च 1857 को यहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी गोली मारकर, और उन्होंने इस विद्रोह की जो है आगाज़ जो शुरुआत है वो कर दी। यहाँ पे जो विद्रोह की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि एक चर्बी वाले कारतूस को लेकर यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आपको पता ही होगा कि चर्बी वाले कारतूस जो हैं वो दिए गए थे यहाँ पे भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे वो काफ़ी नाखुश थे, क्योंकि उसमें बताया गया था कि उसमें जो गाय की जो चर्बी होती है उसका इस्तेमाल किया गया था। और बेसिकली जो मुस्लिम वर्ग थे वो भी इससे काफ़ी नाखुश थे क्योंकि उसमें जो है सूअर की भी चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, और दोनों धर्म के लिए ये चीज़ें कह सकते हैं कि मनाही थी एक तरह से। इनकी जो
भावनाएं थी उनको ये ठेस पहुंचा रही थी। यहाँ पे क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया जाता है। आप इस देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोस्टेज है, स्टैम्प की फ़ोटो है। ये मंगल पांडे के लिए ही लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1984 में उनके सम्मान के लिए। तो अब बात करते हैं हम लोग मेरठ में विद्रोह के बारे में। और आप सभी जानते होंगे कि मेरठ में जो विद्रोह है वो एक काफ़ी बड़े स्तर पे फैला था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके जो तत्कालीन कारण थे वो क्या थे, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो मेरठ में जो सबसे पहले विद्रोह की आगाज़ की गई थी वो 10 मई 1857 को की गई थी। और यहाँ पे सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह देखने को मिला था एक बड़े पैमाने पे। तो इससे पहले क्या ऐसी कारणें हुई थी, क्या ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण यहाँ पे विद्रोह फैला, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि 23 अप्रैल 1857 को यहाँ के जो सैनिक थे मेरठ छावनी के, उन्हें चर्बी लगे कारतूस दिए गए जिन्हें भारतीय सैनिकों ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। और इसी को देखते हुए क्या किया गया कि 24 अप्रैल 1857 को सामूहिक बैठक बुलाई गई और इसमें 85 भारतीय सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उन्हें वहाँ पे सैनिक की जो पद होती थी उनसे उन्हें हटा दिया गया। फिर भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगा कि ये व्यापक आंदोलन आगे भी जारी ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 9 मई 1857 को उन सभी जो सैनिक थे उन्हें पकड़कर विक्टोरिया पार्क के जेल में बंद कर दिया। तो इसको देखते हुए जो वहाँ के और लोग थे और सैनिक थे उनके मन में काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया कि 10 मई को क्रांतिकारियों ने यहाँ पे विक्टोरिया पार्क जो जेल थी उसे तोड़ दिया और 85 बंद सैनिकों को मुक्त कराया और दिल्ली के लिए कूच कर गए। यहाँ पे क्या होता है कि 11 मई 1857 को जो सैनिक मेरठ से निकले थे वो दिल्ली पहुँच जाते हैं और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो जनरल बख्त खां नाम के एक व्यक्ति कर रहे थे। बेसिकली ये बरेली के एक सैनिक थे और इन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व किया था दिल्ली में। यहाँ के जो तत्कालीन शासक थे, आप कह सकते हैं, जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। ये द्वितीय हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ पे सम्राट घोषित कर दिया जाता है और इनके नेतृत्व में विद्रोह को चलाया जाता है। इस विद्रोह को चलाने के लिए यहाँ पे विद्रोहियों ने एक समिति का भी गठन किया था जिसके हेड यहाँ पे जनरल बख्त खां को बनाया गया और इन्हीं के देख रेख, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे जो विद्रोह है उसे चलाने की शुरुआत की गई। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे दो, कह सकते हैं, अपने जो सेना ऑफिसर्स थे उन्हें नियुक्त किया जिनका नाम था जॉन निकलसन और मेजर हडसन, और इन्हें दिल्ली भेजा गया कि जाओ वहाँ पे जो विद्रोह है उसे समाप्त करके आओ। और इन्होंने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त भी कर दिया। और यहाँ पे जो बादशाह थे, जो सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें रंगून भेज दिया गया जो कि बर्मा में था। और इनके दोनों बेटों को यहाँ पे गोली मार दी गई कैनिन के आदेश पे, और इसी तरह से बहुत सारे विद्रोहियों को भी मार दिया गया और अधिकांश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यहाँ दिल्ली में जो विद्रोह है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद जो विद्रोह है वो लखनऊ में फैलता है और यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल कर रही थी। इनके बेटे का नाम जो था वो था बिरजिस कादर और ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। आपको मैंने पहले भी बताया था, वाजिद अली शाह जो कि अवध के शासक थे और इनको यहाँ पे कह सकते हैं पेंशनधारी बना दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कलकत्ता में इन्हें रखा गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेगम हजरत महल ने काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे लखनऊ से विद्रोह को चलाया था। वैसे मैं थोड़ी सी एक पॉइंट बता दूँ आपको कि वाजिद अली शाह की जो पहली बीवी थी उनका नाम था आलम आरा। आई नो काफ़ी सारे जो लोग हैं इस नाम से वाकिफ़ होंगे। आलम आरा उनका नाम था और इन्हें ही खास महल कहा जाता था। इन्हें भी खास महल जो है इन्हें ही कहा जाता था इनकी ब्यूटी को देखते हुए। यहाँ पे लखनऊ से जो विद्रोह है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने की वजह इसलिए थी क्योंकि वहाँ के जो कह सकते हैं अधिकांश जमींदार थे, किसान थे, वो भी जो टैक्सेशन की नीति थी अंग्रेज़ों की उससे काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने भी देखा कि चलो विद्रोह हो रहा है तो हम लोग भी अपना सहयोग इसमें देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो विद्रोह है काफ़ी बड़े पैमाने पे विद्रोह किया गया। और इसका नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल जो कर रही थी वो भी एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड महिला थी। एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, एक रेलेवेंट फैक्ट आप कह सकते हो कि बेगम हजरत महल की सेना में एक महिला सेना दस्ता भी शामिल किया गया था जिसका नेतृत्व रहीमी नाम की एक युवती थी, वो कर रही थी। रहीमी नाम की बेसिकली एक युवती थी। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए तो नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि रहीमी नामक एक युवती थी जो इस महिला दस्ते का नेतृत्व कर रही थी। तो अब बात करते हैं हम लोग कानपुर के विद्रोह के बारे में। यहाँ पे जो विद्रोह का नेतृत्व है वो अंतिम पेशवा नाना साहब
कर रहे थे और इनके जो सहयोगी या डिप्लोमेट आप कह सकते हो तात्या टोपे थे, वो यहाँ पे इनके साथ थे और इन दोनों ने ही यहाँ पे कानपुर में विद्रोह किया था। कानपुर विद्रोह के बारे में मैं आपको जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसके में थोड़ा डिटेल बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो बिहार से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो कानपुर से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ पे बस मैं इतना बता दूं कि ये अंतिम पेशवा थे नाना साहब, जिन्होंने यहाँ पे कानपुर से विद्रोह को शुरुआत की थी और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस ब्रिटिश ऑफिसर को यहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था उसका नाम है यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल, और इन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ कानपुर के विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद जो है विद्रोह बरेली में फैला और फैज़ाबाद से भी फैला। बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, इसीलिए मैंने इसके बारे में कुछ खास डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। बस आप ये जान लेना कि बरेली से खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था यहाँ पे। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बता देता हूँ कि इन्हें ही डंका शाह के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स फैक्ट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है कह सकते हैं आप, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है जियाउद्दीन इनका ओरिजिनल नेम है। मोहम्मद जियाउद्दीन इनका ओरिजिनल नाम था और इनका जो जन्म है वो चेन्नई के चिन्नायापट्टनम जो जगह है वहाँ पे हुआ था। इस विद्रोह की जो भड़कने की वजह थी वो ये थी कि जो मौलवी अहमदुल्ला हैं उन्होंने भी विद्रोह को स्टार्ट करने के लिए जो उद्देश्य हैं वो क्रांतिकारियों को दिया। इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके कारण जो इनके मानने वाले थे उनके बीच काफ़ी गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने क्या किया कि जेल जो फैजाबाद जेल था उसे धावा बोल दिया और वहाँ पे जितने भी बंद सैनिक थे या फिर कोई और भी व्यक्ति थे उन्हें मुक्त करा लिया। बाद में क्या होता है कि मेहदोना के जो राजा थे मानसा, वहाँ पे उनको फैजाबाद का जो शासक है वो घोषित कर दिया गया और फैजाबाद को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद घोषित भी कर दिया। तो अब बात करते हैं यहाँ पे झांसी में विद्रोह के बारे में। तो आपको पता है कि झांसी से विद्रोह का जो नेतृत्व था वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कर रहे थे। इससे पहले तात्या टोपे आपको मालूम है कि कानपुर में नाना साहब के साथ भी विद्रोह में शामिल थे, बट जब वहाँ पे विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तो वो झांसी चले आए और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर झांसी से विद्रोह को फिर से आगाज़ की, विद्रोह की फिर से शुरुआत की। यहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, इनका जो ब्रिटिश आर्मी को नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मेजर ह्यूरोज। और जून 1857 में यहाँ पे जो कालपी का युद्ध होता है उसमें रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं और घायल अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे के बारे में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि ये नेपाल चले गए और इनके बारे में ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे ये कहा गया कि इन्हें सामूहिक तौर पे, सार्वजनिक तौर पे कह सकते हैं कि फांसी दे दी गई थी पकड़ के ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ पे एक छोटा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब झांसी के किले पे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, तो इसके बाद जो है यहाँ से ये दोनों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे निकलकर सिंधिया जी महाराज जो कि ब्रिटिश हुकूमत के वफादार थे उनके किले पर धावा बोल देते हैं और उनके किले को अपने नेतृत्व में ले लेते हैं। फिर वहाँ से उन्होंने जो विद्रोह है उसकी आगाज़ किया, वहाँ पे भी काफ़ी सारे युद्ध लड़े, बट अंततः क्या होता है कि कालपी के युद्ध में यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं और घायल अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ बात जो मैं आपको बता दूं कि इनके जो घोड़े का नाम था वो था पवन। काफ़ी चर्चा में रहता है ये घोड़ा, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके घोड़े का नाम पवन था। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो महाराणा प्रताप हैं उनके घोड़े का नाम क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है वो बनाया गया है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेवेंट टू बीपीएससी प्रीलिम्स है उसको डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बिहार,
इन 1857 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बिहार हैं उसके बारे में काफ़ी ब्रीफ डिस्कस करेंगे हम लोग, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सब को डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।